Hello मेरे बच्चों, good evening. I'm Ravindra Gurjar, RG sir, again in front of you from Smart Lex Ridapur. Today we are here with a new video lecture of NEET JEE 2020 Crash Course. और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है मोशन इन ए 2D. ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. उम्मीद करता हूँ मोशन इन ए 1D के दो चैप्टर मैंने बनाए थे, 2 लेक्चर बनाए थे, वो दोनों आपने देख लिए होंगे. एक पूरा जो सेक्शन था वो ग्राफिकल था और एक जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे. दोनों वीडियो लेक्चर आपने देख लिए होंगे तो आपको 2D की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी. ओके, जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे. जिस तरीके से बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन करते रहिए. चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अ मोशन इन ए 2D. ओके डा, अगर मैं 2D की बात करूं या द्विविमीय गति की बात करूं तो दो टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली, दो टाइप का अपन को 2D में क्वेश्चन बनते हैं. पहले टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक 2D के क्वेश्चन बनते हैं, 2D की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं. तो सर 2D की भी कोई इक्वेशन होती है क्या? हाँ, तो जैसे 1D की इक्वेशन होती है वैसे 2D में भी अपन का बेटा इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो आपको करने हैं. चलो तो कैसे स्टार्ट करते हैं, बेसिक 2D प्रॉब्लम. और दूसरा टाइप का जो होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसको फर्दर अपन और क्लासिफाई करते हैं, पर आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं, अभी अपन चर्चा करने वाले हैं पहले हैं, वो किस पे करेंगे ना, बेसिक 2D प्रॉब्लम पे करेंगे. ठीक है ना. चलो कि मान लो अगर आपका ये y कोऑर्डिनेट और ये क्या था, x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे मान लो आपको कोई पार्टिकल क्या कर रहा था, कोई पर्टिकुलर मोशन कर रहा है जिसमें उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. तो मान लो मैं एक पॉइंट ले देता हूं, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बेटा x है और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बेटा y है. ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बेटा y है. तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो आप कैसे लिखते हो, एक वेक्टर r से लिखते हो. वो क्या होता है x i कैप प्लस y j कैप. इस फॉर्म में आपको क्या लिखना पड़ता है, इसका पोजीशन वेक्टर या क्या लिखते हैं, इसका सदिश लिखते हैं, स्थिति सदिश. ओके, और मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट खींचा और उसका वेग का घटक क्या बेटा v है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, तो इस v के दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा vx और एक वाला कौन सा होगा vy. तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज का अवकलन कर लूँ, इसका क्या करूँ ना, अवकलन कर लूँ, तो क्या आएगा dr बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ ना बेटा, क्या आएगा dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी क्या आएगा j कैप. ओके, dr बाई डी टी को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, v. क्या बोलेंगे बेटा v. dx बाई डी टी क्या होगा बेटा vx. कौन सा होगा बेटा vx. vx आई कैप प्लस vy j कैप, vy j कैप. तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, वेलोसिटी निकाल सकते हो या वेग निकाल सकते हो. आप क्या करोगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लोगे तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, ax i कैप प्लस ay j कैप. तो आपका क्या आ गया बेटा, पोजीशन वेक्टर आ गया, वेलोसिटी आ गया और एक्सेलरेशन आ गया. मतलब आपका स्थिति सदिश आ गया, आपका वेग आ गया 2D में, और आपका क्या हो गया बेटा, त्वरण आ गया. ये जो आपका आया वो किस में आया बेटा, वेक्टर फॉर्म में. और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी का भी एक का, मैं निकाल के बता देता हूं, तो आप कैसे निकालते हो बेटा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ये 2D में. अगर ऐसा 3D में होता तो x y और z कंपोनेंट और आ जाता, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है ना, 2019 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो आपको क्या निकालना है, एंगल थीटा भी निकालना है. क्या निकालना है, थीटा एंगल निकालना है. तो आपका यहाँ से एंगल tan थीटा जो होगा वो क्या होगा बेटा vy अपॉन vx, या थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा tan इनवर्स vy अपॉन vx. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, इन दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हो बेटा, एंगल भी फाइंड कर सकते हो. वेलोसिटी वेक्टर के साथ किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है बेटा. चलो तो यहाँ पे आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, नाउ अब हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, चलो तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो जेई 2019 का क्वेश्चन है. जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये कि आपको एक स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर दे रखा है RT इक्वल टू 15d स्क्वायर आई कैप माइनस जो भी है, तो आई और जे की टर्म में दे रखा है। इससे आपको पता पड़ जाना चाहिए कि ये किसका कंसेप्ट बेटा, 2D का कंसेप्ट है, जिसमें
ये आपका क्या बेटा x है, ये क्या बेटा y है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको पता पड़ गया कि आपको r दे रखा है, r का एक बार अवकलन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा v का एक बार और अवकलन या डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, त्वरण या a मिल जाएगा। ओके, तो आप क्या करो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने पे देखो क्या होगा, v कितना हो जाएगा 15t स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, t स्क्वायर का 2t होता तो क्या हो गया 13t आई कैप, कांस्टेंट का कितना हो गया बेटा 0 और इसका क्या हो जाएगा -40t क्या आ जाएगा बेटा जे कैप। ओके, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो तो आपका क्या आएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 30 आई कैप, तो ये क्या आ जाएगा -40 जे कैप। ठीक है, बहुत सिंपल सा अवकलन करना सबको आता होगा, डिफरेंशिएशन। ओके, फिर अपन ने बताया तभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपका क्या आएगा बेटा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2500 के आसपास आएगा। तो आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना था आपको, डिफरेंशिएशन करना था बस। ठीक है, ओके, और देखो क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है बेटा जेई 2019 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। देखो वेलोसिटी दे रखा है के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, आपको बोला है कि कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन सही है जहाँ पे के एक कांस्टेंट है, जहाँ पे के क्या बेटा एक कांस्टेंट है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको थोड़ा सा पहचान में आना चाहिए कि सर अगर वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख दूँ के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, तो सर ये वी है, ये वी एक्स है और ये वी वाई है। क्यों बेटा, देखो यहाँ से देखो वी एक्स और वी वाई, तो वी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बेटा के वाई दे रखी है, वी एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा डी एक्स बाई डी टी, पता है ना बेटा ये, तो क्या हो गया के वाई, और इसी तरह आप दो लोग सर वी वाई यहाँ से कितना आ गया के एक्स आ गया, तो वी वाई क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी टी होता है, ये क्या आ गया बेटा के एक्स। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब आप दोनों को क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो, तो क्या करूँ बेटा डी वाई बाई डी टी और इधर क्या आएगा बेटा डी एक्स बाई डी टी, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने 2 डिवाइड बाय क्या कर दिया बेटा 1 कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ से डी वाई बाई डी टी आया, इधर से क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो गया बेटा के एक्स अपॉन नीचे क्या है बेटा के वाई, के से के कैंसिल, डी टी से डी टी क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या पता पड़ा देखो कि वाई डी वाई इक्वल टू क्या आया एक्स डी एक्स आया, क्या है बेटा एक्स डी एक्स आया। ओके, अब आपको पता पड़ रहा है कि मुझे y से क्या निकालना है, कांस्टेंट लाना है, y की टर्म में लाना है, dx है dy है, तो इस टर्म को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी लिमिट में क्या करूँगा इंटीग्रेट करता हूँ, क्यों देखो क्वेश्चन मेरा क्या लग रहा है कांस्टेंट लग रहा है इसलिए, ठीक है कोई लिमिट लगाऊंगा नहीं मैं। ओके, तो ये क्या आएगा बेटा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी इसकी लिमिट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी ले लो कोई भी, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c कोई भी हो वो क्या मानेंगे बेटा अपन कांस्टेंट मानेंगे, क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन जो आपको डिनोट कर रही है वो हो रही है आपका ऑप्शन बी बबीता, कौन सा बेटा बबीता बी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बोल देता हूं कि जब भी ये ऐसे आए और आपको मान लो क्वेश्चन की फॉर्म में इक्वेशन भी लगानी पड़ रही है, मोशन की 1D की इक्वेशन भी लगा रखी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा क्या होता है वेक्टर की फॉर्म में देखता है और बच्चा सोचता है वेक्टर वाले क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, आसानी से आपसे हो सकते हैं अगर आप क्या करो, आप मोशन की इक्वेशन लगाने आती है तो जैसे आप 1D में लगाते थे वैसे ही 2D में लगाते हो, पर शर्त ये है कि दोनों की सेपरेट इक्वेशन लगा लो, फिर जो वैल्यू पुट करनी हो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैसे, ये क्वेश्चन आपका जेई 2018 का है और नीट में भी पूछा हुआ था एक बार, डाटा दोनों के अलग अलग थे, मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, देखना क्या दिया था। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो दे रखी थी 3i प्लस 4j, क्या दे रखा था 3i प्लस 4j, ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग दे रखा था, और आपको दे रखा था एक्सेलरेशन जो दे रखा था वो 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। नीट और जेई में शायद ये डाटा इंटरचेंज से बस। ओके, नाउ आपको बोला t सेकंड 10 सेकंड के बाद t इक्वल टू आफ्टर 10 सेकंड इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगी फाइंड करो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो अपना इक्वेशन क्या कहता है v इक्वल टू यू प्लस 80, ये होता है कि नहीं होता v इक्वल टू यू प्लस 80।
तो u आपको है, a आपको पता है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, क्या करना है, ये 3i आ गया, ये क्या आ गया बेटा 4j, वेक्टर की फॉर्म में लिख दो, प्लस एक्सेलरेशन क्या था बेटा 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इनटू टाइम कितना था बेटा 10, तो ये आ गया 3i प्लस 4j, ये क्या आ गया बेटा 4j, 4i प्लस क्या आ गया बेटा 3j, 4 3 7 7, तो क्या आ गया 7i कैप प्लस 7j कैप, ये क्या आ गया बेटा वेलोसिटी वेक्टर आया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो v इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7√2 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या होगा बेटा बेसिक सा क्वेश्चन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1D 2D में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको मोशन की इक्वेशन लगाने आती है 1D में तो आप 2D में भी लगा सकते हो उसको, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है, समझ में आया, एनी डाउट? ओके। और जैसा कि मैंने आपको बोला था 1D के अलावा अगर 2D आ जाए, 1D के अलावा क्या आ जाए 2D आ जाए या 3D आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका एक क्वेश्चन 3D का भी आया था, x दे रखा था आपको a cos ओमेगा t, y दे रखा था आपको a sin ओमेगा t और z दे रखा था a ओमेगा t, है ना, ये भी जेई 2019 का क्वेश्चन है। और आपको बोला था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर आपको पता पड़ रहा हो x से तो आप क्या निकाल सकते हो सर, vx क्या आएगा, a तो कांस्टेंट cos ओमेगा t का, तो क्या होगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, ये होगा अवकलन। ओके, vy अगर इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा बेटा a ओमेगा साइन ओमेगा t का क्या हो गया cos ओमेगा t वापस आ गया। और vz जो आएगा वो क्या होगा बेटा a ओमेगा। तो फाइनली v जो आएगा वो क्या आएगा vx i कैप प्लस vy क्या आएगा बेटा j कैप प्लस vz क्या आएगा बेटा k के एक पी टर्म में आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो v का तो क्या करते बेटा, देखो फटाफट, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, इन सबका क्या करो बेटा रूट ले लो। तो फटाफट आपको देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये का स्क्वायर होगा, ये का स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसमें भी आएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर, इस पे बनेगा कॉस स्क्वायर। तो मैं पहले ही सोल्व कर रहा हूँ, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक में आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और दूसरे का आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने इसलिए किया कि बाद में जाके क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर ओमेगा टी और ओमेगा स्क्वायर, ये 1 बन गया, एक और एक कितने बचे बेटा 2, और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा √2a ओमेगा। ये फाइनली आपका आंसर था। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके 2D के बेसिक प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको उसको देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये 2D के बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो इसका अपन देखने वाले हैं वो क्या देखने वाला है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन से किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से केस नॉर्मली प्रोजेक्टाइल के आते हैं। क्वेश्चन तो हजारों हो सकते हैं, पर आपको बेसिक में ब्रेन मैपिंग अभी बता दूंगा कि कैसे हमको क्वेश्चन 2D के सॉल्व करने आने चाहिए, को भी कौन से प्रोजेक्टाइल वाले। ठीक है ना, यहां तक एक बार कॉपी कर लो फास्ट। ओके, तो अब देखते हैं अपन प्रोजेक्टाइल के केसेस कौन कौन से होते हैं। पहला केस जो आपने G2G पढ़ा था कि आपने ऑब्जेक्ट को क्या करना था, ग्राउंड से फेंका और वो वापस ग्राउंड पे आया। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नहीं पढ़ी वो मैं बता देता हूँ, वो है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। मतलब इसने जो पाथ जो फॉलो किया है ना, इसने पथ जो फॉलो किया, ये पथ जो होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। क्या बेटा, पैराबोलिक होता है। और इसके ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन आती है y इक्वल टू क्या होता है बेटा, x tan थीटा, क्या होता है x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बेटा, इसके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है, पथ का समीकरण होता है। कितनी बार डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। पिछली बार जेई 2019 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन ऐसा कुछ था, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू √3x माइनस g/2 x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ आपको यहां पे पूछा था प्रोजेक्टाइल एंगल कितना होगा। क्या पूछा था, प्रोजेक्टाइल एंगल कितना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल और केवल इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से कंपेयर करना था। ये y, तो ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या था x, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू देखा जाए
तो क्या आ रही है बेटा, √3 आ रही है। क्या आ रहा है बेटा, √3 आ रही है। और tan थीटा √3 कब हो जाता है, जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन एक ऐसे ही आया था जिसमें यहाँ पे भी आपको क्या कर रहे बेटा, वैल्यू दे रखी थी और वहां से उसने क्या पूछा था बेटा कि थीटा तो निकला यहाँ से और यहाँ से u² की वैल्यू कंपैरिजन करके निकाल रखी है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इसका पूछा गया था। तो आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पता होनी चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, नीट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो आपका ये कोई कोऑर्डिनेट है, वो मान लो क्या बेटा d, h, ये इसकी हाइट h है और ये डिस्टेंस क्या बेटा d। यहाँ पे आपने क्या रहा, किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका और ये बोला कि ये इस पॉइंट को पार करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इसको तो टारगेट है ना, मतलब ये h हाइट की क्या बेटा, h हाइट का क्या बेटा ऑब्स्टेकल है, h हाइट का क्या बेटा ऑब्स्टेकल है और आपने पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या ऑब्जेक्ट को फेंका, तो क्या ये इससे टकराएगा या इसको पार करके निकल जाएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको दिमाग ये लगाना है, डाटा की फॉर्म में आ सकता है, मैं तो जब को जनरल बता रहा हूं कि अगर आप x की वैल्यू क्या रख देते हो बेटा d, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आती है ना, ध्यान रखना, x की वैल्यू क्या बेटा d रख देते हो। अगर x की वैल्यू d रखने से अगर y की वैल्यू जो आएगी वो h से ज़्यादा आ जाएगी या y की वैल्यू क्या आएगी h से कम आएगी, दो केस हो सकते हैं। अगर y की वैल्यू, y मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, y क्या होता है, ये y क्या है बेटा कि उसने y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर ये y की वैल्यू ग्रेटर देन h आ जाती है तो इट विल क्रॉस, ये क्या कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा। और अगर y की वैल्यू लेस देन h आ रही है तो क्या करेगा बेटा, ये क्रॉस नहीं करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके नीट में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम की है, या तो कंपैरिजन करके क्वेश्चन करने के लिए काम आएगी, नहीं तो आपको क्या पूछा था, यहाँ पे x = d रखना पड़ेगा और y की वैल्यू चेक कर लेना। y की वैल्यू अगर ग्रेटर देना चाहती है तो वो क्या करेगा, उस ऑब्स्टेकल को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सामने खिड़की इतनी हाइट पे और बॉटम से इतनी डिस्टेंस पे है, उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका, तो क्या वो खिड़की को पार करता हुआ निकल जाएगा या खिड़की में से क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आए तो आपको पता पड़ना चाहिए कि आपको इसमें क्या करना है। क्लियर है, ये आपकी ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। सेकंड टाइप का जो होता है उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोल रहा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्षैतिज प्रक्षेप। क्या बोल रहा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या क्षैतिज प्रक्षेप। क्या होता है इसमें, आपको क्या कहना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या रखना होता है बेटा, h हाइट से u वेलोसिटी से क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या देनी पड़ती है, u देनी पड़ती है। तो ये क्या करता है बेटा, ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पे आके गिरता है। ये गिरने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मान लो t = 0 पे कहाँ था बेटा, यहाँ पे था, और t = टाइम ऑफ फ्लाइट पे कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जितनी ये डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेंज। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सोच के बताना, इसमें वेलोसिटी अपन केवल कहाँ देते हैं बेटा, एक्स डायरेक्शन में देते हैं। वाई डायरेक्शन में वाली वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 0। क्या होता है बेटा, 0। वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, ध्यान रखना। तो एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन से गिरता है और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 0। और आप याद करो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 0 वेलोसिटी से गिरा रहे हो तो नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगता है, √2h/g, याद आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है जिसको बोलते हैं उड़ियन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना होगा, √2h/g आएगा। क्या आएगा, √2h/g। और अगर बात करता हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो आपको रेंज जो निकलेगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल u, और टाइम कितना बेटा, √2h/g। तो यहाँ से क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होगा और रेंज का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है। अच्छा, इसके ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी यहीं से निकाल सकते हैं। आपके पास क्या था, मोशन की इक्वेशन लगा लेना, x = ut + ½ x = uxt + ½ ठीक है। यहाँ से आप t की वैल्यू का उठा के डालोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप उस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा कम आता है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो आती है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करो।
तो आपको पता पड़ रहा है सर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वो तो हमेशा थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, वी वाई, क्या होगा बेटा, वी वाई। और इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, वी एक्स, और वी एक्स की वैल्यू क्या होगा बेटा, यू, वी एक्स की वैल्यू क्या होगा बेटा, यू। तो अगर यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करके निकालते हो तो v की वैल्यू क्या होगी बेटा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये v निकलेगा। और अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालोगे तो क्या आ गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जहाँ पे वी एक्स की वैल्यू तो क्या था u, और वी वाई आप निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 से, एक्सेलरेशन क्या है g। तो आप बोलोगे सर कि वी एक्स की वैल्यू तो क्या था, u है, और वी वाई की वैल्यू क्या हो बेटा, gt, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से। तो आपने क्या निकाल लिया, वी एक्स निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया, और दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ पे रख देते हो तो आपका वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट भी आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि एक टारगेट है ना, और हवाई जहाज क्या कर रहा है बेटा, बॉम्ब लेके जा रहा है, टारगेट पे हिट करना है, तो कितनी वेलोसिटी से फेंके ताकि इतने डिस्टेंस पे टारगेट पे हिट कर जाए, तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने को आती है। तो टारगेट हिट कर जाए मतलब आपको क्या दे रखा होगा, रेंज दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, रेंज। ओके, अच्छा, कितनी हाइट से फेंके, कितने दूर टारगेट पे वो जाके गिर जाए, इतनी वेलोसिटी से फेंक रहा है तो कितनी हाइट पे उसको होना चाहिए, वो निकालने को पूछ नहीं सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक आपके क्या कहलाता है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में और करवाने वाला हूँ। बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन की फॉर्म में तो मैं और आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो अभी मैं सिर्फ ब्रेन मैपिंग बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये चीजें पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तीसरा जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें क्या करना पड़ता है बेटा, आपको किसी पर्टिकुलर हाइट पे खड़े होते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल पे फेंका जाता है, तो वो ऐसा जाता हुआ वापस क्या होगा, अर्थ पे आके गिरता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, रेंज। तो आपको देखो मेन चीज क्या दिक्कत है, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, बस आपको ये पता होना चाहिए t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, तो बस रेफरेंस हाइट को आपको क्या लेना बेटा, जो h होगी उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो रेंज है, मतलब अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट बात करूँ तो रेंज क्या बेटा r, और y कोऑर्डिनेट क्या बेटा -h, तो क्या लिखोगे r कोमा -h। तो अगर आपकी जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, तो y इक्वल टू एक्स वाई थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, y की जगह आप क्या पुट कर देते हो, h पुट कर देते हो, y की जगह क्या पुट बेटा, h पुट कर देते हो, और x जो भी आएगा आपका, आप सॉल्व करने पर x जो निकालोगे वो आपकी x जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, रेंज आएगी, क्या आएगी, रेंज। तो आप ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हो एग्जाम में, वो आपका दिमाग आपको खुद को लगाना है, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अगर आपको रेंज निकालने को बोलते हैं नॉर्मली इस केस में, तो आपको कुछ भी नहीं करना। दो तरीके होते हैं, बच्चा क्या करता है, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लेगा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या लेगा, u sin थीटा, फिर वो मोशन की इक्वेशन लगाएगा, फिर क्या करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेगा, फिर रेंज निकालने के लिए u इंटू टी लगाएगा। बहुत बड़ा सा प्रोसेस है, तो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा फटाफट हो पाए। अगर ऐसा आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, y की जगह क्या रखना था, h रख देना, और x को सॉल्व कर लेना। x की जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या निकलेगी बेटा, रेंज निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, रेंज। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आया, एनी डाउट, पक्का। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अभी मैं आज केवल थ्योरी कर रहा हूँ, थ्योरी और ब्रेन मैपिंग है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन अगले टाइम पे करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब अगला सेक्शन जो आता है वो, चलो पहले एक बार ये कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ अगला सेक्शन क्या है। ओके डा, तो सेकंड वाला जो इसका टॉपिक आता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन बात करने वाले हैं। मैंने बोला था वो किस पे बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति पे। किस पे बनने वाला है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। ओके, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में 2-3 केस बनते हैं। पहला जो प्रोजेक्टाइल बनता है वो क्या बनता है, देखना कि मान लो आपका एक पार्टिकल है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थीटा डिग्री एंगल पर फेंका जाता है, तो वो क्या करता है बेटा, ग्रेविटी के इफेक्ट में ट्रैवल करता हुआ वापस अर्थ पे आके गिरता है। तो ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ आके गिरता है, इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या जी टू जी प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा, जी टू जी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या बेटा, एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या पता है मुझे जो लगती है, वो ये लगती है कि
हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, और वर्टिकल मोशन मतलब ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति दोनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, दोनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों में जो कॉमन चीज आती है वो कौन आता है, टाइम, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इधर अपनी इक्वेशन अलग लगा लेते हैं, अदर इक्वेशन अलग लगा लेते हैं, ठीक है। और दोनों में जो कॉमन चीज होती है वो क्या आता है, टाइम आता है, और टाइम की वैल्यू यूज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना होता है, क्या हमको करना होता है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे निकल के जो आती है वो ये आता है कि पार्टिकल कितनी हाइट तक जाता है उसको अपन बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं, एच मैक्स। तो कितना ऊपर जाता है मैक्सिमम, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, तो वो कितना जाता है, यहाँ पे जाता है। तो वाई डायरेक्शन में वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है जिसको अपन एच मैक्स कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल हाइट। और वापस जो एक्स डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर करी होती है, तो एक्स दिशा में उसने कितनी दूरी कवर करी होती है, इसको अपन बोलते हैं परास, रेंज। क्या बोल रहा, रेंज या परास, ठीक है। मैं इसके फॉर्मूला आपके लिए सामने लिख देता हूं। और कितनी देर मतलब t इक्वल टू, मान लो 0 पे पार्टिकल कहां था, यहाँ पे था, और t इक्वल टू टी, कैपिटल T, इस कैपिटल T को बोला जाता है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला जाता है, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक वो हवा में रहता है वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ओके, ये फॉर्मूले उम्मीद करता हूं सबको याद होंगे, 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बात करे जाए तो 2u अपॉन जी होता है। क्यों बेटा, यहां से यहां तक ऊपर जाने में क्या होता है, अच्छा ui क्या है पहले बता देता हूं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये क्या होता है ux, और ये क्या होता है uy। ये ux वेलोसिटी जो होती है, ये वाली वेलोसिटी क्या होता है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, या ये जो वेग होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। कौन सा वाला बेटा, क्षैतिज वाला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रिटार्ड होती है। क्या बेटा, रिटार्ड होती है, मंदित होती है, किसके कारण बेटा, एक्सेलरेशन के कारण, जी के कारण। ओके बेटा, तो ये मोशन जो होता है, ये वाला जो मोशन होता है वो क्या बेटा, एक समान गति होती है। और युवा वाली वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है या असमान होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से वहां तक जाने में जो टाइम लगा, क्या बेटा, नीचे वाले पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा, u बाई जी। पता नहीं तो शॉर्टकट आपको, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम क्या होता है, नीचे आने में लगता है। तो u बाई जी प्लस u बाई जी कितना होगा, 2u बाई जी। पर कौन सी वर्जन बात करेंगे, जो उसको ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, uy। इसलिए क्या आ गया, 2u बाई जी। और uy की वैल्यू जो आपको पता है कि अगर मैं इसके दो कंपोनेंट कर दूं u के, तो ये वाला क्या होगा, u sin थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा, u cos थीटा। क्या होगा, u cos थीटा। क्लियर है, तो आपने फॉर्मूला लिख दिया uy बाई जी, और यहाँ पे क्या आ गया, 2u cos थीटा। ओके, सेकंड जो आता है वो क्या आता है, रेंज या परास। क्या आता है, रेंज या परास। तो रेंज का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है बेटा, 2ux uy अपॉन जी। ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। और अगर फाइनल फॉर्मूला बताऊं तो होता है अपना, क्या आता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसी तरह आपका ये हाइट कितनी अटेंड होती है, वो हाइट जो होती है वो क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और शॉर्ट फॉर्मूले से आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, 2a होता था, यहाँ पे a की जगह कौन है, g। ये बेसिक मैंने 1D की इक्वेशन ही लगाई है, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले आपके निकल के यहाँ से सामने आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के। ओके, अब अगर ये फॉर्मूला आपको पता पड़ गया तो याद रखना, यहां पर सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो रेंज के बनते हैं। किसके बनते हैं, रेंज के। क्या रेंज के क्वेश्चन बनते हैं कि पहला अगर ये बोलता है कि थीटा अगर आप 45 रखते हो, थीटा क्या रखते हो, 45 डिग्री रखते हो, तो आपका जो रेंज होता है या परास जो होती है वो क्या होता है, मैक्सिमम आती है। और मैक्सिमम रेंज कितनी आती है बेटा, वो आती है u स्क्वायर बाय जी। कितनी आती है, u स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 2 थीटा ना था, तो 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 को लिखी होती है 1। तो रेंज जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, u स्क्वायर बाय जी आती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको एज ए रिजल्ट याद करने, ध्यान रखना कि आपने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि θ1 प्लस θ2 का अगर सम कितना था 90 डिग्री, मतलब θ1 तो मान लो ये हो गया, और θ2 कौन सा था, ये मान लो ये क्या हो गया θ2, मतलब θ1 और θ2 का सम कितना था 90 डिग्री है। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से क्या फेंका था, 30 डिग्री फेंका, तो दूसरा एंगल कितना होगा था 60 और 30 का सम कितना हुआ 90 डिग्री। अगर ऐसे दो एंगल को किसी ऑब्जेक्ट पे फेंका जाए
तो रेंज जो होती है R1 और R2 वो दोनों क्या थीटा बराबर आती है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, θ1 और θ2 दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। ऐसे पे अगर दो वस्तुओं को समान वेग से अलग अलग कोण पे फेंका जाए तो उनकी परास या रेंज क्या होती है समान होती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है कि यहाँ पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइट जो होती है इन दोनों केस, इस केस में हाइट h1 और h2 वो सेम नहीं होती है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे तो क्या होता है रेंज मैक्सिमम होती है, और अपन ने बोला θ1 और θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री है, तो दोनों की परास तो क्या होगी सेम, पर हाइट क्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, नहीं आया क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि आपने सेम वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट को फेंका और इनके θ1 प्लस θ2 का जो सम दे रखा था वो कितना दे रखा था 90 डिग्री। क्या दे रखा था 90 डिग्री। ये जेईई 2019 का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से प्रॉपर्ली हिंट मिल रहा है कि अगर आपका θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है तो रेंज क्या होगी सेम होगी। रेंज क्या होगी सेम। तो उसने बोला हाइट h1 और h2 दे रखी है। हाइट क्या दे रखी है h1 h2। तो आपको यहाँ पे पता पड़ रहा है हाइट तो इक्वल नहीं होती है। तो पहले मैं हाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। h1 का जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होता है फॉर्मूला h का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, इन सिमिलर मैनर अगर मैं h2 की बात करूं तो क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? ओके, तो चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 90 थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, आपको मोटे मोटे तौर पे मिल रहा है कि आपको t1 और t2 को क्या करना है h1 और h2 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे h1 इंटू h2, h1 इंटू h2 कर दिया तो देखो क्या आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ 4 और ये लिख देता हूँ जी स्क्वायर। क्या है जी स्क्वायर 2 और 2, h1 इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये कौन है? क्यों ux मैंने आपको बताया था ux क्या होता है अच्छा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ux और uy, ux क्या होता है u cos थीटा और uy क्या होता है u sin थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ uy का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया ux का होल स्क्वायर अपॉन g, इसके नीचे भी क्या रहा g। ठीक है ओके, और यहाँ से 4 को इधर ले गया तो क्या हो गया 4h1 इंटू h2। अब देखो uy बाय जी, uy स्क्वायर बाय जी। ओके, uy स्क्वायर बाय जी क्या होता है ux और uy। अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ ux इंटू uy अपॉन जी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है ux अपॉन uy इंटू जी का होल स्क्वायर। अब ये कौन बेटा ux अपॉन uy इंटू जी। अब 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 2 का डिवाइड करूँगा तो स्क्वायर से बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। ओके, तो आपको ये पता पड़ गया क्या होगा r, ये 4 इधर जाएगा तो क्या होगा 16h1 इंटू h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन है बेटा r स्क्वायर इक्वल टू 16h1 इंटू h2। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या राइट। ओके, सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा ही था, 2 टाइम t1 और t2 थे और आपको पता पड़ रहा था t1 इंटू t2 का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे थे थीटा और 90 माइनस थीटा। तो टाइम का फॉर्मूला देखो क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, तो आपने t1 का फॉर्मूला निकाल लिया 2u साइन थीटा बाय जी, और अगर t2 निकाल रहे हो तो क्या आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर दिया t1 इंटू t2। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। u साइन थीटा क्या होता है uy, u कोस थीटा क्या होता है ux अपॉन यहां पे क्या आ गया g। क्या आ गया इसका भी g और इसका भी क्या है g, तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। ओके, अब बताओ देखो यू वाई बाई जी, 2u/g और 2u/g। अच्छा मुझे किस टर्म में लाना बेटा, r की टर्म में। अब r का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2ux uy/g। तो इस 4 को मैं जो लिख देता हूं, ध्यान सुनना बेटा, 4 को क्या लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, 4 को मैं लिख देता हूं 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, और ये जो आपका बनेगा ux uy/g वो तो क्या बन जाएगा r, नीचे एक और g बच जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा t1 इंटू t2, यहां से क्या आएगा 2, यहां से क्या बन जाएगा r, और एक g नीचे बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2r/g। ऐसा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो कहां दिख रहा है बेटा, यहाँ पे, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूं, बस आपको मैं इतना सा आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी होता अगर प्रोजेक्टाइल का, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे एक और चौथी इक्वेशन जो आती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, वो क्या होती है, ठीक है। उससे पहले आप फास्ट ये कॉपी कर लो एक बार। तो बेटा मैंने अगला बार टाइप का आपको जो प्रॉब्लम बोला है वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर प्रोजेक्टाइल होता है तो उसके फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हमको उनको सॉल्व करना होता है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ढंग से देखना कि मान लो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, कितने डिग्री एंगल पे बेटा, थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ अल्फा एंगल पे फेंका, तो ये ऐसे जाता हुआ वापस आके गिरा, ठीक है। तो ये उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया। तो देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपका ये वाला कौन सा होता था, एक्स एक्सिस, और ये वाला कौन होता था, वाई एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस को कहाँ ले लो बेटा, इस वाले को क्या ले लो, एक्स एक्सिस, और इस वाले को क्या ले लो, वाई एक्सिस। तो आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी, आप इसको ट्रीट करो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। ओके, तो सर इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट हो गया यू साइन अल्फा। ओके, अब बात करते हैं, आपको इंक्लाइन प्लेन सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला जो होता है वो क्या होता है, जी डाउनवर्ड वर्क करता है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो थीटा, तो ये वाला क्या होगा यू कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा यू साइन थीटा, ये वाला क्या होगा यू साइन थीटा। अच्छा ये जो मैंने फेंक रहा हूँ, नीचे फेंक रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं डाउन द प्लेन। ये कैसा मोशन बेटा, डाउन द प्लेन, है ना। आपने क्या किया, प्लेन पे कहाँ करा, नीचे की तरफ फेंका। अब ध्यान से देखो बेटा, यू कॉस अल्फा कहाँ है बेटा, इधर, और ये जी साइन थीटा भी कहाँ बेटा, जी साइन थीटा भी कहाँ बेटा, इधर है। मतलब ये है कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती थी, थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, परंतु इस जी साइन थीटा की वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट होती है, त्वरित होती है, ध्यान रखना। ओके ओके, मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, और t इक्वल टू कैपिटल T जिसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे, पार्टिकल कहाँ था, यहाँ आता है। ओके, जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो उसको रिटार्ड करने के लिए कौन होता, जी डाउनवर्ड वर्क करता था, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या होती थी, यू साइन थीटा होती थी। यहाँ पे थीटा किसी का कौन है, अल्फा, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या है, यू साइन अल्फा। पर यहाँ पे रिटार्ड करने के लिए जी ना होते हुए यहाँ पे कौन है बेटा, ये जी कॉस थीटा है। कौन है बेटा, जी कॉस थीटा, जो इसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो क्या आएगा 2u साइन अल्फा, और रिटार्ड कौन कर रहा है उसको, जी की जगह क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा। क्या है बेटा, जी कॉस थीटा। चीज समझ आई ना बेटा, तो जी की जगह क्या आ गया, जी कॉस थीटा। अच्छा इस हाइट पे भी ज्यादा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। हाइट जो होगी वो क्या होगा बेटा, क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, जी की जगह क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा। तो याद रखना, हाइट और जो टाइम ऑफ फ्लाइट में उससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है, उसमें केवल क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन होता था। अभी तक आप नीचे की तरफ जी लेते थे, अब यहाँ पे क्या लोगे, जी की जगह क्या लोगे, जी कॉस थीटा लोगे। ओके, नाउ बात आती रेंज की। क्या थी ना, रेंज की। अब रेंज में आपको पता था कि ये वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रहती है, कांस्टेंट, तो आप u इंटू टी कर देते, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता था, 0। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जी साइन थीटा की वजह से वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा, u इंटू टी प्लस, सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली लगा रहा हूँ एक बार, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो s की जगह कौन हो गया रेंज, u की जगह कौन हो गया u कॉस अल्फा, और t की जगह कौन हो गया टाइम। कौन सा वाला टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, यहाँ पे मैं प्लस माइनस
एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख रहा हूँ, ए की जगह क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर। सर आपने प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये जो भी मैंने इंक्लाइन प्लेन बताया या जो मोशन बताया वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, बट सेम मोशन आपका अप द इंक्लाइन प्लेन भी तो हो सकता है कि मतलब यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंको और ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आके गिरे। ओके, इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा यू कॉस अल्फा, और ये वाला क्या होगा टा यू साइन अल्फा, ये क्या होगा टा थीटा, ये क्या होगा थीटा, यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा जी, ये वाला कंपोनेंट क्या है जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है जी साइन थीटा। ठीक है, बस अंतर केवल और केवल ये आएगा कि सर हाइट पे कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सर वेलोसिटी कौन है यू कॉस अल्फा, उसको रिटार्ड कौन कर रहा है जी कॉस थीटा, तो हाइट का फॉर्मूला तो ये का ये रहेगा, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का टी इक्वल टू यहाँ पे था और टी इक्वल टू यहाँ पे पहुंचा, सर टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, आपको एक फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का याद कर लेना। बट प्लस कब आएगा, जब आपका क्या होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो, वो जी साइन थीटा यू कोस अल्फा को क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ना प्लस। जबकि यहाँ पे देखो जी साइन थीटा इधर लग रहा है और यू कोस अल्फा कहाँ लग रहा है इधर, वो उसको क्या कर रहा है रिटार्ड कर रहा है या मंदित कर रहा है, इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा। तो प्लस जो आएगा वो क्या आएगा डाउन द प्लेन आएगा, क्या आएगा ना डाउन द प्लेन, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और माइनस जो आएगा वो क्या आएगा अप द प्लेन आएगा। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, बाकी सारी चीजें गणित वो की वही है जो आपने पहले सॉल्व करी है। ठीक है, इस बार जेई 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूं आपको। यू दे रखा था 2 मीटर पर सेकंड, थीटा जो ये था वो कितना दे रखा था 30 डिग्री, अल्फा दे रखा था 15 डिग्री, और आपको पूछा था रेंज, क्या पूछा था ना रेंज। केवल कैलकुलेशन बॉडी टफ थी, बाकी आप कर लोगे। पहले सबसे पहले क्या निकाल लो यू निकाल लो, सॉरी यू तो दे रखा है, आप क्या निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा 2u साइन अल्फा, अल्फा कितना बेटा 15 डिग्री, कितना होता है 2u साइन अल्फा साइन 15 अपॉन जी 10 ले लेना इंटू थीटा, थीटा कितना दे रखा था बेटा 30 डिग्री, तो कॉस 30 है ना। साइन 15 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, यहाँ से टी निकलेगा, वो टी की वैल्यू यू रख देना, अल्फा पता है टी रख के आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। वो कैसा था अब द इंक्लाइन प्लेन था, इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, और इसको सॉल्व करने पे उसका आंसर जो आया था वो लगभग 20 मीटर आया था। कितना आया था, रेंज कितना आया था 20 मीटर या 2 मीटर के आसपास, सॉरी ठीक है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, क्या ही बेटा 20 सेंटीमीटर। 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन भी आपके जेई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछेंगे तो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है, ये वाला और ये वाला, प्लस और माइनस, ये सारे शॉर्टकट है, ध्यान रखना बेटा, ये डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ मैं, है ना। आपको फॉर्मूला याद करने हैं, शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बनता है, जो कंसेप्ट बचता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन है, ध्यान सुनना क्या बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन है मूविंग रेफरेंस फ्रेम। क्या होता है मूविंग रेफरेंस फ्रेम, अरे है तो हॉरिजॉन्टल ही है पर खड़े खड़े नहीं फेंक रहा है, वो एक ऐसी चलती हुई फ्रेम पे एक बड़ा है और फिर क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल कर रहा है। तो क्या चेंजेस होने वाले हैं आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन मूविंग रेफरेंस फ्रेम। ओके, क्या होता है देखो ध्यान से, मान लो आपका ये कोई ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपका क्या बेटा एक रेफरेंस फ्रेम जो मूविंग है कितनी वेलोसिटी से, वी आर वेलोसिटी से। अगर इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो क्या करता है बेटा ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा डिग्री एंगल पे फेंकता है, तो सर ये वाला कंपोनेंट जो होगा क्या होगा यू कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा यू साइन थीटा होगा। चलो, तो किसी इंस्टेंट पे वो उसने फेंका तो ऐसे जाता वह गिरा, तो ये तो क्या कहलाएगी बेटा रेंज, क्या कहलाएगी रेंज, और ग्राउंड से जो हाइट ही अटेंड करेगा वो क्या कहलाएगा एच। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और t इक्वल टू t पे यहाँ पे आ गया, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, इस वर्टिकल वेलोसिटी को ये वी आर कोई इफेक्ट डालेगा क्या,
ये ओरिजेंटल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट डालेगी क्या? नहीं डालेगी बेटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी आती थी वो कौन सी आती थी? वर्टिकल वेलोसिटी आती थी। क्या आती थी? वर्टिकल वेलोसिटी। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड, सर हाइट में भी वर्टिकल वेलोसिटी आती तो वहां पे भी चेंज नहीं होगा? हाँ भाई नहीं होगा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हाइट विल नॉट चेंज। सही बात है। तो हाइट चेंज नहीं हुई, टाइम चेंज। सर रेंज भी चेंज नहीं होगी? होगी, क्योंकि रेंज में कौन आता था बेटा? आपकी वर्टिकल वेलोसिटी की जगह कौन आता था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी ये u cos थीटा और वी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। मतलब कोई u cos थीटा है और आप अगर चलते हो तो वो वेलोसिटी उसमें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो आपका रेंज जो आएगा वो क्या आएगा? u cos थीटा प्लस वी आर इंटू टी। ठीक है, ये आएगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आप उठा के डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। बस आपको इतना सा याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट ना होते हुए उसमें कौन सी और ऐड हो रही है? कांस्टेंट तो है, पर ऐड कौन हो रहा है? जिस कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? आप ये मूविंग रेफरेंस फ्रेम मूव कर रही है। पर शर्त रखना कि आपकी मूविंग रेफरेंस फ्रेम भी क्या करनी चाहिए? कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो जो टॉपिक थ्योरी के हो सकते थे वो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको और करवाऊंगा, बट थ्योरी के नाम पे यही पढ़ना है आपको जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ओके, नाउ अब बात करते थोड़ी सी पिछले जो मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए। 1D पे मैंने आपको 2 लेक्चर दिए थे, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन पे 2 चैप्टर दिए थे। ठीक है, और ये आज अपना 5वां लेक्चर है जिसमें अपन क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमको पता ही नहीं आपने वीडियो अपलोड कर दिया। उनको इसलिए नहीं पता कि उनको नोटिफिकेशन मिल रहा है। नोटिफिकेशन मिलने का एक ही तरीका है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो ताकि वो भी इस क्रैश कोर्स का क्या करेगा? एडवांटेज ले पाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे डाउट पूछ रहे हैं। टेलीग्राम पे मैंने उनके लिए जो क्वेश्चंस की पीडीएफ थी वो भी भेज दी है। कुछ बच्चों को डाउट आ रहे हैं मुझे वापस पर्सनली भेज रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं मेरे साथ करना तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेरा नंबर जो था वो था, वापस आपको बता देता हूं, जो आज नया आया है उसके लिए 9602203744 इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो ताकि मैं भी आपको उस चैनल पे क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा और आपको जो फर्दर रिपोर्ट्स हो या अपडेट्स हो वो आपको मिलती रहे। ठीक है ना। तो ये तो था थ्योरी वाला सेक्शन। अगले टर्न पे हम जो मिलेंगे प्योरली इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा इन्हीं थ्योरी के बेस पे। बहुत कुछ जेई 2020 या 2019 के तो मैंने करवा दिए ऑलमोस्ट, है ना। अब मैं अगले टर्न पे नीट के इससे कौन कौन से क्वेश्चन जो बेसिक बने वो, और जेई में कुछ अच्छे क्वेश्चन कौन से बने वो प्रोजेक्टाइल को क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। ओके डा, चलो तो बाय बाय, वापस मिलते हैं अगले लेक्चर में।